बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। हमारी आज की कहानी है बरसात की वो रात। बड़ी मुश्किल से मैं सो पाया था। आज अचानक मौसम का मूड बदल सा गया था और बेमौसम ही तेज बारिश शुरू हो गई। साथ ही साथ हवाएं भी तेज चल रही थी। बाहर पेड़ के सूखे पत्तों पर गिरती पानी की बूंदें और बीच बीच में कड़कती बिजली व बादलों की गर्जना पूरे वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। मैं आजकल एक उपन्यास लिख रहा था, उसी के आखिरी चरण में था और अक्सर मैं अपने लेखन के लिए शहर से दूर बने अपने इस दूसरे मकान में आ जाता था और कुछ दिन शहर के शोर शराबे से दूर प्रकृति की गोद में शांत वातावरण में रहकर लेखन कार्य करता था। मुझे ये जगह अपने लेखन के मुफीद लगती थी। उस रात भी लिखते लिखते मुझे कुछ समय का पता न चला और जब लेटा तो रात के 11:30 बजे थे। यूं तो मुझे लेटते ही नींद आ जाती थी, पर न जाने क्यों उस रात काफ़ी देर तक जागता ही रहा, करवटें ही बदलता रहा। काफ़ी देर में नींद आई। अभी आंखें ठीक से ढकी भी न थी कि दरवाजे की घंटी ने उठने को मजबूर कर दिया। घड़ी में देखा तो रात के 1:15 का वक्त था। इतनी रात को कौन हो सकता है, मेरे मन में ख्याल आया। दरवाजे की बेल लगातार बज रही थी। मैं सोचते हुए दरवाजे पर पहुंचा। कौन है? मैंने जोर से पुकारा। सर प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, हमें थोड़ी हेल्प चाहिए, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। बाहर से किसी आदमी की आवाज़ आई। पर तुम कौन हो और इतनी रात तुम्हें मुझसे क्या काम है? सर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हमारा मोबाइल भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक कॉल करनी है, प्लीज़ हमारी मदद करिए। ये किसी औरत की आवाज़ थी, पर मैं किसी अनजान के लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता। मैंने 2 टूक उत्तर दिया। प्लीज़ सर हमारी हेल्प करें, ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे, प्लीज़ सर। हम पूरी तरह भीग चुके हैं, बस एक कॉल करके निकल जाएंगे। घर में बच्चे अकेले हैं, उन्हें सिर्फ खबर करनी थी कि ऐसी घटना घट गई है, इसलिए हम सुबह तक आ पाएंगे। उसी औरत ने बोला, जिसकी आवाज़ में एक डर और घबराहट सी थी। सिर्फ एक कॉल करवा दीजिए प्लीज़। मौसम भी बहुत ख़राब है और मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं है। हेल्प मी प्लीज़, आदमी ने बड़ी ही विनती के भाव में बोला। मेरा दिमाग में एक अनजानी सी दस्तक हो रही थी, पर दिल में पता नहीं क्यों इंसानियत भी पैदा हो चुकी थी। मैंने मौसम को देखते हुए सोचा कि अब ये कहाँ जाएंगे बेचारे। साथ में एक लेडी भी है, रात का समय है, वैसे भी उन्हें सिर्फ एक कॉल ही तो करनी है। रुको, खोलता हूँ। 2 मिनट और मैं सीधे अपने कमरे में गया और अलमारी से अपना रिवाल्वर निकाल के जेब में रखा कि अगर कुछ अनहोनी हुई तो ये काम आएगा। लौट कर आकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक जोड़ा खड़ा था। देखने में वो एक अच्छे घर के शरीफ लोग दिख रहे थे। आदमी ने नीले रंग का सूट और औरत ने साड़ी पहन रखी थी। उम्र कोई 30-35 रही होगी दोनों की। वो पूरी तरह बारिश में भीग पानी से तरबतर थे। औरत को ठंड लग रही थी, शायद क्योंकि वो काँप भी रही थी। मैंने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। उनके अंदर दाखिल होते ही एक जोर से बादल गरजने के साथ ही तेज बिजली चमकी, जैसे कहीं पास में ही बिजली गिरी हो। मैं उस तेज आवाज़ से चौंक पड़ा और तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर दिया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें परेशानी से बचा लिया। उस आदमी ने बहुत ही कृतज्ञता से बोला। कोई बात नहीं, आप दोनों बैठिए, मैं तौलिया लेकर आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान मत होइए, ऐसे ही ठीक हैं, आदमी ने बोला। नहीं कोई बात नहीं, आप लोग भीगे हुए हैं, ठंड लग सकती है। इतना कह मैं तौलिया लेने जाने ही वाला था कि अचानक कमरे की खिड़की के पल्ले तेज़ी से खुल गए और बारिश की बूंदों के साथ तेज़ हवा मेरे शरीर को ठंडा करती चली गई। मैंने तुरंत खिड़की को बंद किया और तौलिया लेने चला गया। मुझे कुछ अजीब सा माहौल महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कोई गलती हो गई है। ये विचार आते ही मेरे हाथ मेरी रिवाल्वर के दस्ते पर पहुंच गए। शायद मैं निश्चिंत होना चाहता था। रिवाल्वर का एहसास होते ही मुझमें एक हिम्मत का संचार सा हो गया। मैंने तौलिया ली और वापस हॉल में आया। लौट कर आया तो वो दोनों उसी तरह खड़े थे। शायद वो कमरे के कारपेट को गीला नहीं करना चाहते थे। अरे आप दोनों खड़े क्यों हैं, बैठिए ना, मैंने कहा। थैंक यू सर, सोफे पर हिचकते हुए बैठते हुए उन्होंने कहा। मैंने उन्हें तौलिया दी। उन्होंने अपने गीले बदन को पोंछकर तौलिया मुझे दे दिया।
मैंने वो तौलिया वहीं पड़ी एक मेज पर डाल दिया। थैंक यू सर, हम एक कॉल कर सकते हैं? उस आदमी ने पूछा। हाँ ज़रूर, और मैंने अपना मोबाइल उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने कोई नंबर लगाया, पर शायद मौसम ख़राब होने के कारण नंबर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसने 2-3 बार कोशिश की, फिर मुझे मोबाइल लौटाते हुए बोला, नंबर लग नहीं रहा, शायद मौसम ख़राब होने की वजह से। उसने थोड़ा चिंता भरे स्वर में बोला, अब क्या होगा? उसकी पत्नी बोली। उसके चेहरे पर भी चिंता और घबराहट की लकीरें साफ दिख रही थी। वो आदमी खामोश रहा, शायद वो खुद समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे यूं ही पूछा, वैसे हुआ क्या था? हम लोग खंडाला से आ रहे थे, आते हुए देर हो गई थी, मौसम भी खराब था। आपके घर के करीब ही अचानक गाड़ी से नियंत्रण खो गया और वो एक पेड़ से टकरा गई। वो तो गनीमत थी कि हम दोनों को कोई चोट नहीं आई। हम परेशान थे, दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पैदल ही हम मदद की तलाश में चल पड़े कि आपका घर नज़र आया। मदद की उम्मीद से हम यहाँ चले आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी परेशानी को समझा और अंदर आने दिया। पर बदकिस्मती देखिए कि नंबर भी नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आज आप यहीं रुक जाइए। सुबह होते ही कोई मैकेनिक बुलाकर गाड़ी दिखा लीजिएगा और मौसम भी साफ़ हो जाएगा, तब निकल जाइएगा। मैंने उनकी परेशानी और हालात को देखते हुए कहा, अरे नहीं सर, आप क्यों परेशान होते हैं, हम गाड़ी में ही रुकेंगे। उस आदमी ने जवाब दिया, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे, मौसम भी ख़राब है। एक काम करिए, आप सुबह होते ही चले जाइएगा। ना जाने मैं किस भाव में आकर यह सब कह गया। पर सर, तकल्लुफ़ मत कीजिए, आप दोनों आराम कीजिए। इतनी बारिश और रात भी है और आपके साथ आपकी पत्नी भी है। ऐसे में बाहर रहना ठीक नहीं। आप यहीं रुक जाइए, मैं आपके सोने का इंतज़ाम करता हूँ। जी शुक्रिया। ठीक है, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। उसने अपनी पत्नी से सहमति लेते हुए बोला। ठीक है, आइए आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। उन दोनों को गेस्ट रूम में छोड़ मैं वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। आने से पहले मैंने अपना कुर्ता पाजामा और अपनी पत्नी की एक साड़ी उन्हें दे दी, क्योंकि उनके कपड़े काफ़ी भीगे हुए थे। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और मैं अपने रूम में आ गया। मैं लेटे लेटे उनके ही बारे में सोचता रहा और कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह से जब मेरी नींद खुली तो मैंने घड़ी में नज़र दौड़ाई, देखा तो सुबह के 6 बज चुके थे। रात में देर से सोने की वजह से समय का पता ही नहीं चला। मैं तुरंत बेड से उतरा और अपने रूम से बाहर आया तो देखा उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने कमरे के बाहर से उनको आवाज़ दी, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने 2-3 बार आवाज़ दी, पर अंदर कमरे में पूरी तरह खामोशी छाई रही। मैं कमरे के अंदर गया तो देखा बेड खाली था, पर बेड में सिलवटें पड़ी हुई थीं और बेड के किनारे वही कपड़े पड़े थे जो मैंने उनको पहनने के लिए दिए थे। वह कुछ गीले से लगे, शायद रात में उनके पहनने से गीले हुए थे। पर वह दोनों कहाँ गए, वो भी बिना कुछ बोले समझ नहीं आ रहा था। मैं कमरे से बाहर आया, पूरे घर में ढूंढा, एक एक कमरा चेक किया, पर वह कहीं नहीं थे। मैं बाहर निकला तो देखा बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर निकल कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। न जाने कहाँ चले गए थे वो दोनों बिना कुछ बताए। मैंने सोचा कि शायद मुझे सोता हुआ देखकर मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे और बिना बताए ही चले गए। मैंने अंदर आकर एक बार पूरे घर को फिर से चेक किया, पर उनका कोई नामो निशान नहीं था। कुछ देर तक मैं उनके बारे में सोचता रहा, फिर किचन में पहुंचा, अपने लिए कॉफ़ी बनाई। तब तक अखबार वाला अखबार डालकर चला गया था। मैंने अखबार को उठाया और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मुझे उनका इस तरह बिना बताए जाना कुछ अजीब सा तो लगा, पर उन बातों को दिमाग से झटक कर मैंने अखबार का पहला पन्ना पलटा और सरसरी निगाहों से पढ़ने लगा कि उसके एक कोने पर मेरी नज़र पड़ी, जिसमें किसी एक्सीडेंट की खबर छपी थी। उस खबर को देखकर मुझे उन दोनों की याद आ गई। मैंने उस खबर को पढ़ना शुरू किया तो देखा कि वह तो मेरे घर के पास की कोई खबर थी। वो एक्सीडेंट मेरे घर के पास ही हुआ था। शायद वो उन्हीं दोनों से जुड़ी खबर थी। शेष भाग कल। नमस्कार।